अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आप सबका आज के एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, द हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। यानी आज हम बात करने वाले हैं द पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो हर एक वीडियो से ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना ही हम सिर्फ ये देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी किन सेल्स का बना होता है, उन सेल्स का क्या काम होता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी किन सेल्स का बना होता है, उन सेल्स का क्या काम होता है। रैकीज पाउच का क्या रोल है पिट्यूटरी ग्लैंड में, और हाइपोथैलेमस कैसे अपना रोल दिखाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बनने में। क्लियर? तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। वीडियो को कहीं भी किसी भी जगह पे स्किप नहीं करना या फॉरवर्ड आगे नहीं बढ़ाना। तो देखिए, सबसे पहले जब हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, हम पे ये लाजिम होता है, हम पे ये ज़रूरी है कि हम पहले इसकी डेफिनेशन को देखें। पहले हमें पता लगना चाहिए कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। क्लियर? तो देखिए, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इट इज ओवल शेप्ड, इट इज ओवल shaped, pea-sized, shabash, it is oval-shaped, pea-sized structure. It is oval-shaped, pea-sized structure. ये एक oval-shaped, pea-sized structure होता है, यानी इसकी शेप क्या होती है? ओवल शेप होती है इसकी। और स्ट्रक्चर साइज कितना होता है? ये मटर के दाने जितना बड़ा होता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। होता कहाँ पे है? इट इज present at the base, present at the base of the brain, present at the base of the brain। ये ब्रेन के बेस के नीचे, यानी ये ब्रेन के बेस में प्रेजेंट होता है। कहाँ? इन द डिप्रेशन, इन द शाबाश, इन द डिप्रेशन, इन द डिप्रेशन ऑफ सेफेनॉइड बोन, इन द डिप्रेशन ऑफ सेफेनॉइड बोन। भाई तंग नहीं आओ, अभी बहुत पढ़ना है। इन द डिप्रेशन ऑफ सेफेनॉइड बोन कॉल्ड, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेल्ला, शाबाश, सेल्ला टर्सिका, सेल्ला टर्सिका। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ओवल शेप, ये ओवल शेप्ड का है, यानी इसकी शेप ओवल है। ये पी साइज्ड स्ट्रक्चर है, यानी इसका साइज मटर के दाने जितना है। क्लियर? पाया कहां पे जाता है? इट इज प्रेजेंट एट द बेस, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन अ डिप्रेशन ऑफ द सेफेनॉइड बोन कॉल्ड सेल्ला टर्सिका। यानी जो ब्रेन है इसके नीचे पाया जाता है, वहां पे एक बोन होती है जिसे हम सेफेनॉइड बोन कहते हैं। सेफेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाई जाती है, उस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। और सेल्ला टर्सिका में ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। डायग्राम आप देख रहे होंगे, आपको सेल्ला टर्सिका दिख रहा होगा ग्रीन कलर्ड का। ये जो ग्रीन कलर्ड की आपको दिख रही है बोन, सेफेनॉइड बोन है, और बीच में आपको दिख रहा है ये डिप्रेशन है, इसे हम कहते हैं सेल्ला टर्सिका। इसी सेल्ला टर्सिका में पाया जाता है आपका एक पी साइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज पिट्यूटरी ग्लैंड। एक बार समझाने की मैं कोशिश करूंगा। सपोज करें बेटा, ये आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन है, और ये ब्रेन के नीचे एक बोन है, इसे हम कहते हैं सेफेनॉइड बोन। क्या कहते हैं? सेफेनॉइड बोन। अब ये जो सेफेनॉइड बोन है, इस सेफेनॉइड बोन में एक डिप्रेशन पाई जाती है, जिस डिप्रेशन को हम कहते हैं सेल्ला, शाबाश बेटा, सेल्ला टर्सिका, सेल्ला टर्सिका। क्लियर? इस सेल्ला टर्सिका में एक राउंड शेप्ड स्ट्रक्चर, एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि कनेक्ट होता है विद द हाइपोथैलेमस, व्हिच इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। This oval shaped structure which is connected with the hypothalamus through the stalk called infundibulum, this structure is called as beta pituitary gland। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बेटा सेल्ला टर्सिका में पाया जाता है, और इट इज कनेक्टेड विद द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है एक स्टॉक की मदद से। उस स्टॉक को बेटा हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम। क्लियर?
अब आगे बढ़ते हैं। जब मैं आपको पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा, इसका ओरिजिन पढ़ाऊंगा, तो अल्लाह पाक की कसम आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हर एक कंफ्यूजन बेटा दूर होगा। क्लियर? तो चलिए चलते हैं, हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। तो हम डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका साइज मैंने बोला था इट इज पी साइज्ड स्ट्रक्चर, लेकिन होता कितना है, इसका साइज होता है बेटा 8 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, या मैं कहूं इसका साइज होता है 12 मिलीमीटर। ये 8 मिलीमीटर इसका ट्रांसवर्स डायामीटर है, और बेटा ये 12 मिलीमीटर इसका एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर है। सॉरी, इट इज एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर। क्लियर? 8 मिलीमीटर ट्रांसवर्स डायामीटर और 12 मिलीमीटर इसका एंटीरो पोस्टीरियर डायामीटर। अगर वेट की बात करें तो बेटा, तो अगर वेट की बात करें तो बीडी चौरासिया के हिसाब से इसका वेट होता है 500 mg। क्लियर? इसका वेट होता है 500 mg। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज एन ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर, ओवल शेप्ड पी साइज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर? जिसका साइज होता है 8 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर, 8 to 12 मिलीमीटर। क्लियर? और वजन कितना होता है, इट इज 500 mg या 0.5 ग्राम्स। क्लियर? तो आगे हम डेवलपमेंट पे बढ़ते हैं, डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो देखिए मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। लेट अस सपोज ये बेटा एक इंसान है और एक इंसान की नोज है। लेट अस सपोज दिस इज द नोज, और ये नेजोफेरिंक्स में एक्टोडर्म है, नेजोफेरिंक्स, एंड इट इज द एक्टोडर्म ऑफ द नेजोफेरिंक्स। क्लियर? अब क्या होता है कि इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर इसके होता है आपका बेटा सेफेनॉइड बोन। ये इंसान है, लेट अस सपोज ये सेफेनॉइड बोन है, ये नेजोफेरिंक्स है, और ये बेटा सेफेनॉइड बोन है, सेफेनॉइड बोन है। अब क्या होता है कि ये जो नेजोफेरिंक्स है ना, नेजोफेरिंक्स ये इन्वेजिनेट होता है और ये चला जाता है इनटू द शाबाश सेफेनॉइड बोन, इनटू द, यही नेजोफेरिंक्स या ये जो एक्टोडर्म है ये इन्वेजिनेट होता है, ऊपर की ओर जाता है, और यहाँ पे सेफेनॉइड बोन्स में आपको पता ही है, सेफेनॉइड बोन्स में फोरामेन है, यहाँ वहाँ पे बहुत सारे डक्ट्स हैं जहाँ से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। तो यहाँ पे इसमें किसमें, सेफेनॉइड बोन में डक्ट होता है, उस डक्ट के जरिए से ये जो एक्टोडर्म था, ये एक्टोडर्म इन्वेजिनेट करता है और अंदर चला जाता है। क्लियर? तो ये पहले एक्टोडर्म यहाँ था नेजोफेरिंक्स, इसने इन्वेजिनेशन की और ये अंदर चला गया, कहाँ की ओर, ये सेफेनॉइड बोन के अंदर चला गया। जब ये सेफेनॉइड बोन के अंदर चला जाता है तो ये सेपरेट होता है, ये इससे सेपरेट होता है और अलग होता है और बनाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। It forms a pouch-like structure. This pouch-like structure is beta called as Rathke's pouch. It's called as Rathke's pouch. Clear? This pouch is called as Rathke's pouch. आराम से सुनिएगा, Rathke's pouch. इस pouch को क्या कहते हैं? यानी ये नेजोफेरिंक्स एक्टोडर्म था, इन्वेजिनेट हुआ और सेफेनॉइड बोन के ओर चला गया थ्रू द डक्ट। अब ये सेपरेट होता है इससे और ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रैथकीज पाउच। क्या कहते हैं इसको? रैथकीज पाउच। क्लियर? अब इस रैथकीज पाउच के दो पोर्शंस होते हैं, एक एंटीरियर वाला पोर्शन और एक पोस्टीरियर वाला पोर्शन। बस इतना याद रखेंगे आप फिलहाल, एंटीरियर वाला पोर्शन और पोस्टीरियर वाला पोर्शन। सपोज करें ये आपका रैथकीज पाउच है, ये क्या है? रैथकीज पाउच। इसका एंटीरियर वाला पार्ट है, इसका पोस्टीरियर वाला पार्ट है, आगे वाला फेस है और पीछे वाला साइड है ना? तो ये जो इसका एंटीरियर वाला पोर्शन है, किसका? रैथकीज पाउच का जो एंटीरियर वाला पोर्शन है, एंटीरियर वाला पोर्शन है, वो बेटा बनाता है आपका पार्स एंटीरियर, या जिसको आप कहते हो एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है,
ये आपका रैथकीज पाउच जो होती है, इसके दो सरफेस होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। जो इसका आगे वाला पोर्शन होता है, फ्रंट पोर्शन होता है, एंटीरियर पार्ट होता है, वो बनाता है एंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड का, क्लियर, या जिसको हम पार्स एंटीरियर भी कहते हैं। लेकिन जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है, बैक साइड से जो इसका हिस्सा होता है, वो बनाता है आपका, शाबाश, वो बनाता है आपका, मैं यहां पे लिखूं, वो बनाता है आपका पार्स इंटरमीडिएट, या जिसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट लोब। इस पेन से शायद नहीं दिखेगा, ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करूंगा। इंटरमीडिएट लोब, क्लियर। अब ये जो आपकी रैथकीज पाउच है, इसके दो सरफेसेस थे, एक सरफेस एंटीरियर सरफेस, वो एंटीरियर लोब बनाएगा, और पोस्टीरियर सरफेस इंटरमीडिएट लोब बनाता है, क्लियर। इसके बाद यहां की ओर नजर रखेंगे, यहां पे एक और स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन का, जिसे आप हाइपोथैलेमस कहते हो। हाइपोथैलेमस भी बेटा इन्वेजिनेट होता है, और ये भी बनाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पार्स पोस्टीरियर, या उसको आप कहते हो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो दो स्ट्रक्चर्स पिट्यूटरी ग्लैंड को बनने में मदद करते हैं। एक बेटा आपकी रैथकीज पाउच, दूसरी बेटा आपका हाइपोथैलेमस, क्लियर। अब जो रैथकीज पाउच होती है, वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड का एक एंटीरियर लोब बनाता है, शाबाश, एक एंटीरियर लोब बनाता है। और इस वाले स्ट्रक्चर को मैं रब करने की कोशिश करूं, हाँ, तो एंटीरियर पिट्यूटरी और आपका जो रैथकीज पाउच है, एक बनाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, इसका फ्रंट सरफेस एंटीरियर पोर्शन रैथकीज पाउच का, और रैथकीज पाउच का पोस्टीरियर सरफेस क्या बनाता है, शाबाश, आपका इंटरमीडिएट लोब, क्लियर। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, रेड कलर से आप दिख रहे होंगे, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये भी इन्वेजिनेट होता है, और ये भी बनाता है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और साथ ही साथ ये हाइपोथैलेमस एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम। क्लियर है ना। तो यहां तक बेटा आपकी रैथकीज पाउच जो थी, रैथकीज पाउच ने बेटा तीन चीजें बनाई। एक बेटा रैथकीज पाउच जो है उसके दो सरफेसेस है, एंटीरियर सरफेस और बेटा पोस्टीरियर सरफेस। जो रैथकीज पाउच की एंटीरियर सरफेस है वो बेटा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। जो रैथकीज पाउच की पोस्टीरियर सरफेस है वो बेटा आपका इंटरमीडिएट लोब बनाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। इसी के साथ साथ बेटा आपका जो हाइपोथैलेमस है वो भी डाउनवर्ड्स की ओर बेटा इन्वेजिनेट होता है। जब डाउनवर्ड की ओर इन्वेजिनेट होता है तो वो बेटा दो स्ट्रक्चर्स को वजूद में लाता है। स्ट्रक्चर नंबर 1 बेटा दुनिया इसको इनफंडिब्यूलम कहती है, क्लियर। इसके बाद ही बेटा आपका हाइपोथैलेमस एक और स्ट्रक्चर बनाता है जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको बेटा हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, क्लियर। तो अभी हमें पता चला कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये रैथकीज पाउच से बना है और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है ये हाइपोथैलेमस से बना है ना, क्लियर। अब बेटा मेरी और नजर रखेंगे तो आपको हर एक कंफ्यूजन क्लियर होगा। बस डटे रहना है मेरे वीडियो में ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। नजर रखेंगे आप मेरी और, अच्छे से देखना। सपोज करें बेटा ये आपका हाइपोथैलेमस है, मैं रेड से बनाने की कोशिश करूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस आगे जाके क्या बनाता है, शाबाश, ये आगे जाके बनाता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। आगे जाके क्या बनाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन इसके साथ ही एक और ग्लैंड बेटा कनेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं, शाबाश, ये यहां से कंटिन्यू है, शाबाश। नजर रखेंगे, नजर शाबाश। ये आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, समझ आ गया। ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हाँ सर समझ आ गया। एंटीरियर पिट्यूटरी को रैथकीज पाउच ने बनाया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपके हाइपोथैलेमस ने बनाया। अब क्या बोलना है मुझे बोलना है कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना ये इनफंडिब्यूलम के साथ साथ जाता है। जहां से इनफंडिब्यूलम जाता है ऊपर, वही कौन जाता है, वही जाता है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी का
sheath of the anterior pituitary goes along with the infundibulum. This sheath of the anterior pituitary, this sheath of the Rathke's pouch, असल में ये Rathke's pouch है ना, तो ये जो Rathke's pouch का शीथ है जो इनफंडिबुलम के साथ साथ जाता है, इसे हम कहते हैं बेटा शाबाश pars tubralis. pars tubralis. क्लियर? इसके बिल्कुल ऊपर एक डायाफ्राम होती है, यहां की ओर नजर रखेंगे. दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंड अबव द एंटीरियर पिट्यूटरी देयर इज a sheath of the Rathke's pouch. This is called as pars tubralis. pars tubralis के ऊपर बिल्कुल एक डायाफ्राम होती है. उस डायाफ्राम को बेटा हम कहते हैं, जो कि इसको छत बन के रहती है, किसको? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एज अ रूफ वो एक्ट करती है. इस डायाफ्राम को बेटा हम कहते हैं डायाफ्रैगमा सेल्ला. डायाफ्रैगमा सेल्ला. क्लियर? हाँ, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी. डायाफ्रैगमा सेल्ला के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी. इस स्वेलिंग को बेटा हम कहते हैं ट्यूबर सिनेरियम. अब आराम से सुनिए मेरी बात. जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस गिव्स राइज टू अ स्टॉक. हाइपोथैलेमस से निकलता है बेटा आपका एक स्टॉक. उस स्टॉक को बेटा हम कहते हैं, शाबाश, ए यार क्या हो गया इन पेन्स को, यहां से आता हूं मैं, सॉरी. तो हाइपोथैलेमस से बेटा निकलता है आपका स्टॉक. इस स्टॉक को बेटा हम कहते हैं इनफंडिब्यूलम. आराम से, अभी मैंने पिट्यूटरी उठाया ही नहीं. हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है? हाइपोथैलेमस से निकलता है स्टॉक, एंड दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज, शाबाश, हाइपोफाइशियल स्टॉक, या इट्स कॉल्ड एज पिट्यूटरी स्टॉक, और इट्स कॉल्ड एज इनफंडिब्यूलम. क्लियर? अब इस इनफंडिब्यूलम के नीचे आपके दो लोब्स, ये इनफंडिब्यूलम जो है ये कंटिन्यू होता है और बनाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और यहां से आपकी रैथकीस पाउच बनाती है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. क्लियर? तो इसीलिए हमने पिट्यूटरी ग्लैंड को दो हिस्सों में तकसीम किया है, दो लोब्स में तकसीम किया है. एक बेटा होता है आपका एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा होता है बेटा आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस. अब बस आपके कंफ्यूजन तो खत्म. मैंने कहा कि हम पढ़ रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, कि कहां से ओरिजिनेट हुआ. अब दो चीजों से ओरिजिनेट हुआ, ऑरल एक्टोडर्म से या रैथकीस पाउच से मैं कहूं, और दूसरा आपके हाइपोथैलेमस से यानी न्यूरॉन से, न्यूरोनल टिश्यू से बना है. तो दो चीजों से बना है, एक एक्टोडर्म, ऑरल एक्टोडर्म या नेजोफेरिंक्स से, या मैं कहूं रैथकीस पाउच से, और दूसरा आपके हाइपोथैलेमस से यानी न्यूरॉन्स का बना है. आधा हिस्सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरॉन्स का बना है, एंटीरियर पिट्यूटरी रैथकीस पाउच का बना है. क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी रैथकीस पाउच का बना है, इसीलिए बेटा इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस. यानी जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, शाबाश, जो आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है उसे हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस. ये आपकी किताब में लिखा गया है, रॉस एंड विल्सन में लिखा है. लेकिन बेटा अगर हम बीडी चौरासिया को खोल के देखें तो उसने कहा है कि एडिनो हाइपोफाइसिस में सिर्फ आपका एंटीरियर लोब नहीं आता. यूजुअली हम एंटीरियर लोब को क्या कहते हैं? एंटीरियर लोब इज आल्सो कॉल्ड एज एडिनो हाइपोफाइसिस, and posterior lobe is also called as neurohypophysis. लेकिन नहीं, बीडी चौरासिया ने कहा कि जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसमें आपकी तीन चीजें आती है, सिर्फ एंटीरियर लोब नहीं आता, तीन चीजें आती है. एक बेटा आता है आपका एंटीरियर लोब, या जिसको हम कहते हैं पार्स एंटीरियर. दूसरा आता है आपका, शाबाश, पार्स इंटरमीडिएट, और बेटा तीसरा आता है आपका ये जो शीथ चल रही थी किसके साथ? इनफंडिब्यूलम के साथ शीथ चल रही थी रैथकीस पाउच की. यहां पे तो सिर्फ न्यूरोनल टिश्यू है, इनफंडिब्यूलम भी न्यूरॉन्स का बना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी न्यूरॉन्स का बना है. लेकिन इस इनफंडिब्यूलम के साथ साथ रैथकीस पाउच भी चल रही है, ऊपर शीथ बना रही है. इस शीथ को हम कह रहे हैं, शाबाश, मैंने कहा था पार्स
ट्यूबरैलिस। द एडिनोहाइपोफाइसिस जिसको आप कहते हो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें बेटा असल में तीन चीजें आती है, पार्स एंटीरियर यानी एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब, पार्स इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट लोब, और बेटा तीसरा पार्स ट्यूबरैलिस, पार्स ट्यूबरैलिस। इट इज अ शीथ व्हिच इज गोइंग अलोंग विद द इन्फंडिब्यूलम। एम आई क्लियर? उसके बाद जो आपका न्यूरोहाइपोफाइसिस है, न्यूरोहाइपोफाइसिस में बेटा आपकी दो चीजें आती है, एक बेटा आपका पोस्टीरियर लोब जिसे हम कहते हैं शाबाश पार्स पोस्टीरियर, पार्स पोस्टीरियर, या बेटा इसको हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा, और दूसरा बेटा आता है आपका इनफंडिब्यूलम, इनफंडिब्यूलम। क्लियर? तो दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज intermediate lobe, sorry, this is anterior lobe of pituitary gland, intermediate lobe of pituitary gland, and this is called as pars tuberalis. All the three, anterior pituitary, intermediate lobe and the pars tuberalis, इन तीनों को एक साथ मिला के कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। इसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी यानी पार्स नर्वोसा और आपका इन्फंडिब्यूलम, इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये जो इन्फंडिब्यूलम है इसमें बेटा आपको एक डायाफ्राम देखने को मिलेगी जिसे हम डायाफ्रैगमा सेल्ला कहते हैं, और डायाफ्रैगमा सेल्ला के ऊपर एक स्वेलिंग देखने को आपको मिलेगी। इस स्वेलिंग को बेटा हम कहते हैं ट्यूबर सिनेरियम। इसका क्या फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस में, क्योंकि वहीं पे हमने ऑप्टिक कयाज्मा, यहाँ पे फिर दो नर्व्स आपस में मिल जाते हैं और ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ऑप्टिक कयाज्मा। उसका क्या फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस में पढ़ा जाएगा। फिलहाल अभी नजर रखे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, अगर आप एग्जाम में बैठे हो, सर हम एग्जाम में बैठे हम कैसे लिखें, आपने तो कंफ्यूज किया। देखिए लिखना क्या है, आपने पहले लिखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता क्या है। इट इज एन ओवल शेप्ड पी साइज्ड स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ब्रेन इन अ डिप्रेशन कॉल्ड एज शाबाश सेल्ला टर्सिका। क्लियर? उसके बाद आपने लिखना है कि इसका साइज कितना होता है 8 to 12 मिलीमीटर, और इसका वजन कितना होता है 500 मिलीग्राम। क्लियर? उसके बाद आप डेवलपमेंट लिखेंगे। डेवलपमेंट में आप लिखेंगे कि जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है इट इज ड्यूअल इन ऑरिजिन। ड्यूअल इन ऑरिजिन मतलब ये एक्टोडर्म से भी बना है और ये न्यूरोनल टिश्यू का भी बना है। एक्टोडर्म यानी ऑरल एक्टोडर्म से क्या बना है, आपका एंटीरियर लोब, आपका इंटरमीडिएट लोब और आपका पार्स ट्यूबरैलिस, इन तीनों को हम कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। और न्यूरोनल टिश्यू का क्या बना है, न्यूरोनल टिश्यू का बना है आपका पोस्टीरियर लोब और आपका इन्फंडिब्यूलम जिसे हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। इन सिंपल देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस बना होता है रैटकीज पाउच से, और इसमें तीन चीजें आती है, पार्स एंटीरियर यानी एंटीरियर लोब, दूसरा इसमें आता है पार्स इंटरमीडिएट यानी इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा इसमें आता है पार्स ट्यूबरैलिस व्हिच इज अ शीथ गोइंग अलोंग विद द इन्फंडिब्यूलम, जो इन्फंडिब्यूलम के साथ साथ चलती है। क्लियर? इसके बाद आप लिखेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस, इट इज मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। या ये कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये हाइपोथैलेमस से ओरिजिनेट हुआ है, न्यूरॉन से ओरिजिनेट हुआ है। क्लियर? यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस में दो चीजें आती है, एक आपका पिट्यूटरी लोब और पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, और दूसरा आता है इन्फंडिब्यूलम। पोस्टीरियर लोब भी न्यूरॉन्स का बना है, इन्फंडिब्यूलम भी न्यूरॉन्स का बना है। लेकिन एक बात बेटा आप याद रखेंगे कि ये जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये ट्रू न्यूरॉन्स नहीं होते बेटा, ये न्यूरोग्लायल सेल्स होती है। क्लियर? और आपको डिफरेंस पता है कि न्यूरोग्लायल सेल्स में कैपेसिटी होती है टू रीजनरेट और न्यूरॉन्स में कैपेसिटी नहीं होती। बहुत सारी डिफरेंस है इनके आपस में बीच में, वो आप सबको पता है। तो फिलहाल ये था डेवलपमेंट। क्या था? डेवलपमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब को अलग, पोस्टीरियर लोब को अलग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंटीरियर लोब। क्या पढ़ेंगे? एंटीरियर लोब। अगर हम सपोज करें ये एंटीरियर लोब है, क्या है? एंटीरियर लोब। अब इस एंटीरियर लोब में डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है। एंटीरियर लोब में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाई जाती है। एक बेटा इसमें पाई जाती है एसिडोफिल्स, इसमें पाई जाती है बेटा आपकी बेजोफिल्स, और इसमें बेटा पाई जाती है क्रोमोफोब्स। आराम से सुनिएगा, क्रोमोफोब्स। एसिडोफिल्स
और बेसोफिल्स जो होती है ये क्रोमोफिलिक होती है। क्या होती है? क्रोमोफिलिक। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए आपका एंटीरियर लोब है ना, एंटीरियर लोब बेटा, इसमें कुछ सेल्स पाई जाती है जो रेड स्टेन लेती है। पता नहीं आज मेरे पेन्स को क्या हुआ। ये एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब में कुछ सेल्स पाई जाती है जो रेड स्टेन लेती है, कुछ सेल्स पाई जाती है जो ब्लू स्टेन लेती है। रेड स्टेन, रेड स्टेन, रेड स्टेन, रेड स्टेन, ब्लू स्टेन, ब्लू स्टेन, ब्लू स्टेन। ये मैं ऐसे ही बना रहा हूं। अब आपका जो एंटीरियर लोब है इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है। कुछ सेल्स जो रेड कलर स्टेन करती है, कुछ सेल्स जो बेस ब्लू कलर स्टेन करती है। जो सेल्स रेड कलर स्टेन करती है उन्हें एसिडोफिल्स कहा जाता है। और याद रखेंगे आप, ये 42% होती है। कितनी होती है? 42%। और वो सेल्स ये क्या होती है जो रेड स्टेन करती है? एसिडोफिल्स। क्लियर? एसिडोफिल्स। हाँ, अब ये जो ब्लू कलर स्टेन करते हैं इन्हें कहा जाता है बेसोफिल्स। क्या कहा जाता है? बेसोफिल्स। क्योंकि ये दोनों सेल्स कलर स्टेन करती है इसीलिए हम इनको कहते हैं क्रोमोफिल्स। क्रोमोफिल्स। क्लियर? अब कुछ और सेल्स इसमें पाई जाती है जो ना ही रेड स्टेन करती है, ना ही रेड कलर को स्टेन करती है, ना ही ब्लू कलर स्टेन करती है। दे आर स्टेनलेस सेल्स, दे डू नॉट टेक एनी स्टेन। दीज सेल्स आर कॉल्ड एज chromophobes. These cells are called as chromophobes. Am I clear? समझ आई? तो आपके एंटीरियर लोब में 3 किस्म की सेल्स पाई जाती है, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड क्रोमोफोब्स। एसिडोफिल्स टेक रेड स्टेन, बेसोफिल्स टेक बेसिक स्टेन, ब्लू स्टेन, while as chromophobes they do not take any kind of stain. Am I clear? अब अगर हम एसिडोफिल्स की बात करें, ये 42% होती है, ये बेटा आपकी 7% होती है, तो हो गए 50%। ये टोटल होते हैं क्रोमोफिल्स 50% और ये अकेले होते हैं 50%। दे आर 50%। 50 + 50 is 100%। क्लियर? तो अब नजर रखेंगे आप मेरी ओर। ये जो एसिडोफिल्स होती है, एसिडोफिल्स ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ, खुद डिफरेंट टाइप्स के होती है। मैं अब यहां पे रब करने की कोशिश करूं। ये जो एसिडोफिल्स होते हैं ना, एसिडोफिल्स, एसिडोफिल वहां पे एक ही किस्म के नहीं होते। एसिडोफिल्स वहां पे 2 टाइप्स के होते हैं। एक शाबाश, एसिडोफिल 2 टाइप्स के होते हैं। एक सोमैटोट्रॉफ्स, सोमैटोट्रॉफ्स। कुछ एसिडोफिल्स सोमैटोट्रॉफ्स कहलाते हैं और कुछ एसिडोफिल्स सेल्स बेटा मैमोट्रॉफ्स, मैमोट्रॉफ्स। तो एसिडोफिल्स में 2 किस्म के सेल्स हमारे पास आते हैं। देखिए आपके पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 किस्म के सेल्स पाई जाती है। शाबा, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और बेटा क्रोमोफोब्स। एसिडोफिल्स एसिडिक कलर स्टेन करती है, बेसोफिल्स बेसिक स्टेन कलर करती है। एसिडोफिल्स फर्दर 2 टाइप्स की होती है। एक बेटा आपकी सोमैटोट्रॉफ्स, दूसरे बेटा आपकी मैमोट्रॉफ्स। सोमैटोट्रॉफ्स जो होती है ये रिलीज करती है ग्रोथ हार्मोन, दे सिक्रीट ग्रोथ हार्मोन। एम आई क्लियर? और इसके बाद जो आपकी मैमोट्रॉफ्स है जिनको हम प्रोलैक्टिन सेल्स भी बोलते हैं, प्रोलैक्टिन सेल्स, प्रोलैक्टिन सेल्स, और ये सिक्रीट करती है लैक्टोजेनिक सिक्रीशन, लैक्टोजेनिक सिक्रीशन। दे हैव द लैक्टोजेनिक सिक्रीशन, दे शो लैक्टोजेनिक सिक्रीशन। क्लियर? प्रोलैक्टिन सेल्स इनको कहा जाता है। इसके बाद जो आपकी बेसोफिल्स होती है, कौन लिखूं कहां पे, यही रब करता हूं। इसके बाद अगर बेसोफिल्स की बात करें तो बेसोफिल्स में भी 4 किस्म की सेल्स होती है। नंबर ए थायरोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स। नंबर बी कॉर्टिकोट्रॉफ्स, कॉर्टिकोट्रॉफ्स। नंबर सी गोनेडोट्रॉफ्स, गोनेडोट्रॉफ। बस खत्म, गोनेडोट्रॉफ्स। और नंबर डी आपका फाइनली आ रहा है ल्यूटियोट्रॉफ्स, ल्यूटियोट्रॉफ्स। क्लियर? थायरोट्रॉफ्स जो होती है ये रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रॉफ्स जो होती है रिलीज करती है एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, आई एम सॉरी वीडियो बड़ा हो रहा है, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। उसके बाद गोनेडोट्रॉफ्स रिलीज करती है शाबाश फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? और बेटा ल्यूटियोट्रॉफ्स करती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एम आई क्लियर?
तो बेटा अभी तक आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड बेटा एसिडोफिलस ने रिलीज किया था ग्रोथ हार्मोन बाय सोमैटोट्रॉफ्स, ने रिलीज किया था ग्रोथ हार्मोन। और दूसरे किस्म की सेल्स इसमें क्या थी, मैमोट्रॉफ्स। क्या थी, मैमोट्रॉफ्स थी ना, मैमोट्रॉफ्स रिलीज करती थी प्रोलैक्टिन। क्लियर। तो अभी तक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, कौन, सोमैटोट्रॉफ्स। अच्छा, उसके बाद रिलीज करता है बेटा आपका प्रोलैक्टिन, कौन, हाँ शाबाश, मैमोट्रॉफ्स। उसके बाद रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन, थायरोट्रॉफ्स। उसके बाद एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, कौन, कॉर्टिकोट्रॉफ्स। उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन, गोनेडोट्रॉफ्स। उसके बाद ल्यूटियोट्रॉफ्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एम आई क्लियर। सर समझ आया। एसिडोफिलस ने भी सिक्रीट किया, बेसोफिलस ने भी सिक्रीट किया। सर जो आपने लास्ट में सेल्स बताई थी जिनका नाम था, एसिडोफिलस ने भी बेटा रिलीज किया ना सिक्रीशन, एसिडोफिलस ने क्या रिलीज किया, ग्रोथ हार्मोन और बेटा आपका प्रोलैक्टिन। एसिडोफिलस दो किस्म की होती है, कौन कौन सी, शाबाश, सोमैटोट्रॉफ्स जिन्होंने रिलीज किया ग्रोथ हार्मोन और मैमोट्रॉफ्स जिन्होंने रिलीज किया प्रोलैक्टिन। उसके बाद बेसोफिल्स में क्या क्या आता था, बेसोफिल्स में आता था आपका थायरोट्रॉफ्स जिन्होंने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज किया, कॉर्टिकोट्रॉफ्स जिन्होंने रिलीज किया एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसके बाद गोनेडोट्रॉफ्स जिन्होंने रिलीज किया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और लास्ट में ल्यूटियोट्रॉफ्स जिन्होंने रिलीज किया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब बची ना आपकी क्रोमोफोब्स, बेटा आपके बीडी चौरासिया के हिसाब से दे आर नॉन सिक्रीटरी फेज ऑफ सेल्स। ये सेल्स जो होती है ये बेटा कोई चीज सिक्रीट नहीं करती। एम आई क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो मैंने पहले ही कहा था ये बना होता है पिट्यूसाइट्स का, यानी ये बना होता है न्यूरॉन्स का। लेकिन वो न्यूरॉन्स बेटा ट्रू न्यूरॉन्स नहीं होते हैं, वो न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स। क्लियर। अब हार्मोन कौन कौन सा रिलीज करेंगे, ये बेटा दो ही हार्मोन्स रिलीज करता है। एक बेटा आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन और बेटा दूसरा आपका ऑक्सीटोसिन। एक बात कहना मैं भूल गया, इन हार्मोन्स के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एंटी डायूरेटिक पे एक हार्मोन नहीं, एक वीडियो, और ऑक्सीटोसिन पे एक और वीडियो, फिर आपके पास है ग्रोथ हार्मोन अलग वीडियो, उसके बाद फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अलग वीडियो। हर एक हार्मोन के बारे में अलग अलग वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड करीबन 7-8 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपका जो इंटरमीडिएट लोब है, कौन, इंटरमीडिएट लोब जो है वो बेटा रिलीज करता है एक हार्मोन मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है और क्वालिटी भी फिर अच्छी बेटा नहीं आती है, इसीलिए मैं जल्दी फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी के बारे में। तो इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शंस को कंट्रोल करता है और इसको कंट्रोल करने वाला भी ऊपर बैठा है, यानी हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी व्हाइल एज हाइपोथैलेमस इज कॉल्ड एज सुपर मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। एम आई क्लियर। तो इसके बाद हमने क्या कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इट इज ओवल शेप्ड एंड पी साइज स्ट्रक्चर, ये ओवल शेप का होता है और मटर के दाने जितना होता है। उसके बाद इसके साइज के बारे में बात की, 8 मिलीमीटर या 12 मिलीमीटर इसका साइज होता है और इसका वेट होता है 500 मिलीग्राम अकॉर्डिंग टू बीडी चौरासिया। उसके बाद हमने कहा कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ, हमने कहा कि ये ड्यूअल ओरिजिन का होता है, यानी इसका कुछ हिस्सा इसका एंटीरियर लोब और इसका इंटरमीडिएट लोब और पार्स ट्यूबरालिस ये बने होते हैं बेटा किसके, ये बने होते हैं बेटा शाबाश एक्टोडर्म के, ऑरल एक्टोडर्म के। लेकिन आपका पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी का और इनफंडिबुलम ये बना होता है न्यूरोनल टिश्यू यानी हाइपोथैलेमस से। क्लियर। तो इट इज ड्यूअल इन ओरिजिन, एंटीरियर लोब इज मेड अप ऑफ एक्टोडर्म, पोस्टीरियर लोब इज मेड अप ऑफ न्यूरोनल टिश्यू। क्लियर। इसके बाद हमने कहा कि एंटीरियर लोब में कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है, हमने कहा 3 किस्म की सेल्स पाई जाती है, एसिडोफिलस, बेसोफिलस एंड क्रोमोफोब्स। एसिडोफिलस एंड बेसोफिलस को क्रोमोफिलस कहा जाता है क्योंकि ये बेटा स्टेन लेते हैं। तो एसिडोफिलस जो होते हैं ये रेड स्टेन लेते हैं, इन्हें एसिडोफिलस कहा जाता है। जो ब्लू स्टेन लेते हैं उन्हें बेसोफिलस कहा जाता है। एसिडोफिलस में 2 और किस्म की सेल्स आती है, सोमैटोट्रॉप्स जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करती है या जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है।
उसके बाद मेमोट्रॉप्स जो प्रोलैक्टिन या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज करती है। उसके बाद बेटा आपकी बेसोफिलस, उसमें आपके कौन कौन सी सेल्स आती है, शाबाश, थायरोट्रॉप्स जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद कॉर्टिकोट्रॉप्स जो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है। उसके बाद गोनेडोट्रॉप्स जो रिलीज करता है बेटा आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और लास्ट में ल्यूटियोट्रॉप्स जो रिलीज करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद आपका पोस्टीरियर लोब, उसमें दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरा ऑक्सीटोसिन। इंटरमीडिएट लोब का यूजुअली कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन लिखा गया है कि ये रिलीज करता है एक हार्मोन को जिसे कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर, समझ आई बात? तो अगले वीडियो में हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ऑक्सीटोसिन के बारे में बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे भी इजाजत और आप भी बैठिए अल्लाह के हवाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।